हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। साथ ही फर्स्ट लिस्ट के साथ जो वेटिंग लिस्ट है उसमें प्रोविजनल लिस्ट भी आ गई है। वेटिंग लिस्ट 1 और 2 अभी जारी की जा चुकी है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के साथ ही। तो आज हम कुछ बेसिक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं आरटी से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्योरीज को लेकर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर। कि आरटी में नॉर्मली जो एडमिशन का क्राइटेरिया था वो तो आपका कोई भी स्टूडेंट है वो इन कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं, बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन से हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स डिफरेंटली एबल्ड हो। इसके साथ ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट भी है जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो इन सब के लिए जो क्राइटेरिया के लिए क्या है कि एससी एसटी सिंपल सा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बीपीएल के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। ओबीसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ से जारी किया हुआ एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी हम बात करें कि एडमिशन के टाइम किन डॉक्यूमेंट्स, विच डॉक्यूमेंट्स आर कंपलसरी। सबसे पहला ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी देयर। तो कई पेरेंट्स की ये बात है कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, या किसी और सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो जिस सर्टिफिकेट को आपने बेस मानकर अपने एडमिशन फॉर्म को फिल किया है वो फाइनल होगा, और उसमें सबसे फाइनल जो कंसिडर किया जाता है स्कूल के द्वारा वो है आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट या तो यदि सिटी में है तो आप किसी निगम के द्वारा जारी किया गया होगा, यदि आप गांव में हो तो गांव में स्पेशली जो पंचायत केंद्र होते हैं उनके द्वारा इसको जारी किया जाता है, या हॉस्पिटल्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। रेजिडेंस प्रूफ, जो आपका आवासीय पता है उस आवासीय पता के लिए जहां भी आप रहते हो उसका एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वो प्रूफ हो सकता है आपका टेलीफोन बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो आपका मान्य हो सकता है, या यदि आप किसी किराए के घर में रहते हो तो कि जो आप किरायानामा एक बनवाते हो, स्पेशली कोर्ट में जो एक स्टाम्प के ऊपर बनता है उसके बेस पे भी एडमिशन प्रूफ को कंसिडर किया जा सकता है। जो आप रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाते हो, तो ये कुछ रेजिडेंस प्रूफ के तरीके हैं जिनकी डिमांड की जाती है। अगला इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट ये कि कितनी इनकम को कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो स्टेट वाइज अलग अलग क्राइटेरिया है, हर स्टेट में इसका क्राइटेरिया अलग है। और इनकम सर्टिफिकेट जारी कहाँ से किया जाता है, तो हर जगह जो तहसील ऑफिस होता है तहसील ऑफिस से इस इनकम सर्टिफिकेट को जारी किया जाता है। यदि आपके बच्चे का एडमिशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हुआ है तो इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट यू हैव टू प्रोड्यूस इट। मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जिन बच्चों का जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनका एडमिशन हुआ है तो उसके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से जारी किया जाता है। राशन कार्ड, यदि आपका बीपीएल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है तो बीपीएल का जो आपके पास राशन कार्ड है वो मान्य होगा। राशन कार्ड में माता पिता के साथ बच्चे का नाम भी होना चाहिए, और बच्चे का नाम नहीं है तो आप एक एफिडेविट दे सकते हो कि विद इन 1 मंथ आप उस बच्चे का नाम उस राशन कार्ड में एड ऑन हो जाएगा। अगली हम बात करें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इफ चिल्ड्रन डू नॉट हैव कास्ट सर्टिफिकेट। मान लीजिए बच्चे के नाम से अभी आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और एडमिशन में आपका नाम आ गया है, तो क्या किया जाए। तो इस तरह के केसेज में ये कि शुरुआत में माता पिता के नाम से जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद आपको स्कूल में एक एफिडेविट देना होता है कि आप विद इन जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंडर में आप बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर प्रोड्यूस कर देंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं मिल लगता, आजकल विद इन 15 डेज में कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। तो शुरुआत में आप पेरेंट्स है वो पिता अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकता है यदि बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है। हाउ टू गेट द इनकम सर्टिफिकेट। यदि ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आपका एडमिशन हुआ और आपके पास अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तहसील ऑफिस में जाकर इसको बनवा सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से। जो सर्टिफिकेट वहाँ से, जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो जारी किया जाता है। रेजिडेंस प्रूफ के लिए जैसा हमने पहले बात की, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट या आपके घर की रजिस्ट्री है, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इन बर्थ सर्टिफिकेट एंड इन आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन आर डिफरेंट, तो नो इश्यू। आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन और बर्थ सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन यदि अलग अलग है तो भी बर्थ सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन फाइनली कंसिडर की जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इफ माई नंबर इन सेकंड लिस्ट। यदि मान लीजिए आपका नंबर वेटिंग लिस्ट में सेकंड लिस्ट में है तो क्या किया जाए, कब तक वेट किया जाए। तो
तो नॉर्मली यदि आप देखिए अपनी पेरीफेरी में, यदि आपके यहाँ पे ज़्यादा केवीज है तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि कई सारे स्कूल्स में फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है आपके लिए एक चांस बनता है कि सेकंड लिस्ट तक भी वेटिंग लिस्ट में यदि आपके बच्चा है तो उसका नाम एडमिशन लिस्ट में कंसिडर हो सकता है। क्या ये लास्ट लिस्ट है? तो अभी भी जो एडमिशन लिस्ट है इसमें फर्स्ट लिस्ट ऑफ एडमिशन प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, उसके बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। लेकिन कई सारी ऐसी स्कूल है जो जिनमें कई सारे सेक्शंस हैं। जैसे दिल्ली में कई सारी स्कूल हैं जिनमें 6 सेक्शन है, तो 6 सेक्शन का मतलब है वहाँ पर 240 सीट्स आर देयर। तो 240 सीट्स में कई बार होता है कि पेरेंट्स कई अलग अलग जगह पे एक ही फेरी में, मतलब विद इन 5 किलोमीटर यदि वहाँ पे कई सारी केवी हैं तो वो कई हर केवी में वो फॉर्म डालते हैं, तो वो पेरेंट्स के प्रेफरेंस के बाद कई सारी सीट्स हैं वहाँ पे वेकेंट रह जाती हैं, तो आप अभी भी अगली लिस्ट का वेट कर सकते हो। व्हाट टू डू इफ माई वार्ड डू नॉट एडमिटेड दिस ईयर? यदि बच्चे का इस साल एडमिशन नहीं होता तो क्या किया जाना है? देखिए, बच्चे का यदि इस साल एडमिशन नहीं होता तो केयू में जो एडमिशन के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 5 to 7 ईयर्स है, 5 से 7 साल के बीच। तो यदि बच्चा अभी भी 5 साल का है तो आप अगली साल एक बार दोबारा से ट्राई कर सकते हो, और उसके साथ ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि बच्चे को एडमिशन केवल फर्स्ट क्लास में ही दिलाया जाएगा, यानी बच्चे को 5 to 7 ईयर्स के बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में होगा। यदि आप केवी में ही एडमिशन चाहते हो तो अभी भी आपके पास 2 स्कोप हो रहे हैं, 2 ईयर्स लगातार आप दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इफ आई बिलोंग फ्रॉम कैटेगरी 1 and 2 एंड माई चाइल्ड गोट एडमिशन अंडर आरटी, मान लीजिए आप कैटेगरी 1 और 2 से बिलोंग करते हैं और आपके बच्चे का एडमिशन आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर हुआ है, तो आपको क्या करना है? देखिए, नॉर्मली कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको पता है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको रियम्बर्समेंट मिलता है बच्चे की फीस के नाम से, और वो इस साल नॉर्मली आप देखते हो कि अभी करंट में जो रियम्बर्समेंट है वो हर बच्चे के नाम से अराउंड 27,000 है। ठीक है, एक बच्चे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 27,000 रुपये एक साल का देती है। और यदि आप केवी की फीस वगैरह सारों सभी को कैलकुलेट कर लेते हो तो भी आपको केवी से आपको जो मैक्सिमम रियम्बर्समेंट है वो 5 to 10,000 मिलेगा। तो यहाँ पे आप नुकसान में हो, क्योंकि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा मिल रहा है और यहाँ पे आपको बेनिफिट कम हो रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले पेरेंट्स जो कि इस गवर्नमेंट रियम्बर्समेंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें आरटी एडमिशन के टाइम ही डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो आरटी एडमिशन की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको वो कंसिडर नहीं करना चाहते हैं। एडमिशन फिर भी उनका वैलिड रहेगा, आरटी के अंदर ही एडमिशन माना जाएगा, लेकिन दे हैव टू पे द फीस एंड बियर दी ऑल एक्सपेंसेस, और उसके बदले में उन्हें आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सारा रियम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हो, जो कि स्कूल से मिलने वाले रियम्बर्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के पेरेंट्स जिनका एडमिशन आरटी के अंडर हुआ है, जिनके बच्चे का एडमिशन आरटी में हुआ, उनको इस चीज़ का कंसिडर करना चाहिए। आरटी के अंडर जो बेनिफिट मिलते हैं वो सिंपल सा है कि 8th क्लास तक कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी होती है। देयर इज़ नो फीस टिल 8th क्लास। फीस नॉर्मली आपको पता ही है कि 1500 है केवीएस में। ओके, क्लास फर्स्ट के लिए 25 रुपीज़ एडमिशन फीस है। थर्ड क्लास से यही फीस आपकी 1800 हो जाती है, और क्लास 8 तक इतनी ही फीस आपको पे करनी होती है। तो ये 1800 मीन्स आपका एक क्वार्टर की फीस है। तो एक साल में आप अराउंड 7200 जो फीस है वो आपको वेव ऑफ होती है, जो आपको पे नहीं करनी होती है। रियम्बर्समेंट फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, इसके अलावा आपको स्कूल यूनिफॉर्म जो बच्चे के लिए आप परचेज करते हो तो उसके बिल्स वगैरह आपको प्रोड्यूस करने होते हैं। उसके बाद स्कूल के ऑफिस से आपको उनका भी रियम्बर्समेंट दिया जाता है। रियम्बर्समेंट फॉर बुक्स, बच्चे के लिए जो भी बुक्स आप परचेज करते हो, एनसीईआरटी टाइटल की जो बुक्स हैं, प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक को परचेज नहीं करना है, एनसीईआरटी बुक्स, और साथ में बिल भी आपको जरूर ले लेना है, तो उसका भी रियम्बर्समेंट आपको स्कूल के द्वारा दिया जाता है। रियम्बर्समेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, बच्चा अपने घर से जो स्कूल तक आ रहा है तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो रहा है वो भी स्कूल के द्वारा रियम्बर्समेंट किया जाता है, पे किया जाता है। ट्रांसपोर्ट रियम्बर्समेंट के लिए सिंपल सा जो डेफिनेशन है वो एक ही है कि जैसा एडमिशन में भी आप डिक्लेयर करते हो कि आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर की पेरीफेरी में है, यदि कोई ग्रामीण कस्बा टाउन है तो वहाँ पे ये लिमिट 8 किलोमीटर है। तो 5 से 8 किलोमीटर के बीच में आप सोच सकते हो कितना आप पे कर रहे हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए।
वो सारा एक्सपेंसेस आप बिल के रूप में जब प्रेजेंट करते हो तो आपको साल में एक बार दे दिया जाता है। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं, कोई सवाल रह गए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर उनका जवाब पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एट माई बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।